भाई हसन। पेपर मिड का डिस्कस करना है, कर लेंगे भाई, वो तो आपने दे दिया ना, अभी इतना टाइम का है, वो किसी एक्स्ट्रा वर्क में करो। आपको मैंने कॉपी भी चेक करा दी, इवन के आप तो दूसरों की कॉपियां भी देख रहे होंगे, जिनकी कॉपी में 20 मार्क्स है ना, उनकी कॉपी आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा आपने कहाँ कहाँ गलती की। ये मैं अभी पूछ लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कि किसके 20, एक स्टूडेंट है जिसके 20 मार्क्स हैं, फरहान की हैं, फरहान के, तो फरहान साहब की जिसके 20 है, 18 हैं, 17 हैं, इस तरह के जिसके मार्क्स है ना, उनकी कॉपी आप लोग देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। उसके बाद मैं डिस्कस कर लूंगा। तो मैं इसमें इरफान हैदर, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको देख के, मतलब आपने अंधों की तरह भेज दिया था मुझे, आपको देख के भेजना चाहिए था ना मुझे, जब आपने पीडीएफ बनाई तो यू हैव टू लुक इनसाइड के आप क्या भेज रहे हैं मुझे, समझ आई बात? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, मुझे क्यों बता रहे हो। अच्छा, मैं अभी इस बारे में बाद में बात करूंगा, मैं अभी क्लास ले लूँ फिर बाद में बात करूँगा। अच्छा जी, रिकर्जन मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन ये है, रिकर्जन के मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि टू फाइंड द करंट वैल्यू निकालने के लिए इट रिक्वायर्स द प्रीवियस वैल्यू, इसको प्रीवियस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। यानी मतलब ये कि इफ यू आर फाइंडिंग द टी एन, मिसाल के तौर पर टी एन का मतलब है आप करंट एन वैल्यू निकालने जा रहे हैं। एन वैल्यू निकालने के लिए आप बेसिकली n-1 और प्लस Tn-2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, Tn-2 की वैल्यू आपको पता, ये दो वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप Tn, मिसाल के तौर पे इस रिकर्जन के फॉर्मूले जो मैथमेटिकल समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई कहता है कि T5 निकालें, T5 आप मालूम कर दें। जब आप T5 मालूम करेंगे तो आपको क्या मालूम होना जरूरी है, देखें n की जगह 5 किया आपने, तो आपको मालूम होना चाहिए 5 - 1 4 T4 और Tn-2 यानी 3, ये दो वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? Whenever you are going to find the value of T5, you have to basically the value of T4 and T3, इसको समझने की कोशिश करना। अब आपके पास T4 और T3 नहीं है, तो अब आप पहले इसमें T4 निकालेंगे और T3 निकालेंगे, यानी आप कहेंगे भाई मेरे पास तो है नहीं, तो आप पहले कोशिश करेंगे T4 निकल जाए। आप देखिए T4 निकालने के लिए इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T4, इसके लिए फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे कि यू नीड बेसिकली T3 n प्लस T2, आपको T3 और T2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये समझ में आती बात मेरी? और अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, और फिर T3 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको T3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको T2 और T1 की वैल्यू पर, अब देखें मैं आप जो बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना, T1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने इनको रोक दिया है, जबकि इनकी वैल्यू को अगर निकालने की कोशिश करें, ठीक। और T2 की वैल्यू निकालने के लिए, T2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको T2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको T1 यानी 2 में से एक कम करेंगे तो T1 और T0 की वैल्यू आपको चाहिए, T0 की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास ये, अगर इस तरह मैं उसको एक्सपेंड करता जाऊँ तो एक्सपेंड होता रहेगा। तो आपको बेसिकली रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए, मैं देखूं क्या बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो, यस स्टॉप करना होगा, हाँ ये कंडीशन स्टॉप कहाँ होगी, तो आपको एक इनिशियल कंडीशन दी जाती है कि देखो आप रिकर्जन चला रहे हो, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 पे जो है वो 2 है और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 पे जो है वो 1 है, मिसाल के तौर पे। तो फिर आप इस रिकर्जन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप फौरन कहेंगे कि इस 1 की वैल्यू 2 है और इस 0 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इन दोनों को ऐड करके 3 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो। उसके बाद इसका मतलब यह T2 की वैल्यू हो गई, T2 की वैल्यू हो गई 3 और T1 की वैल्यू है 1, तो 3 और 1 4, तो T3 की वैल्यू हो गई आपके पास 4। समझ आ रही बात है? इस T2 को खोलेंगे तो T2 का मतलब हो जाएगा T1 और T0 जो बाद में समझाने जा रहा हूँ उसमें अभी समझ आ जाएगी। T1 का मतलब है 2 और T0 का मतलब है 1, तो इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 3, इसका मतलब है 4 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 7।
और इसी तरह से फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, तो फिर आपके पास आएगा। अभी हमें इसमें समझ नहीं आ रहा कि स्टैक का इस्तेमाल होगा, बिकॉज दिस इज अ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ बेसिकली योर रिकर्जन इज वर्क्स। आपका रिकर्जन वर्क कैसे करता है ये समझना है, तो ये तो समझ में आती है ना बात कि इस तरह हमें ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप कोई रिकर्जन बनाते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैं एक रिकर्जन बनाने जा रहा हूँ, रिकर्जन, याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर 3 एंटिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी 3 एंटिटीज। मैं सवाल देख लेता हूँ आपने क्या पूछा, ऐसा ना हो ऐसी बात पूछी। ट्री बन रहा है जी, ट्री बन रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि whenever you are going to drive a recursion you need 3 entities, यानी आप एक किसी चीज का आप खुद बनाना चाहते हैं रिकर्जन कि लो भाई मैं एक रिकर्जन बना, बहुत सारी जगहों पर रिकर्जन बनती है, टावर पर बनाए भी बनाएंगे, कंपाउंड प्रॉफिट भी बनाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप रिकर्जन बना सकते हैं। तो आप जब भी रिकर्जन बनाएं आपको 3 चीजें चाहिए, चाहे वो एल्गोरिथम, अभी मैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, लेकिन एल्गो फॉर्मेट में भी ऐसे ही होगा। एल्गोरिथम ने रिकर्जन को मैथमेटिक्स से एक्सट्रैक्ट किया है, समझ आ रही बात है? तो पहले आप मैथमेटिक्स में समझ लीजिए, उसके बाद हम उसको एल्गो में भी समझ लेंगे। तो whenever you are going to construct recursion, there should be 3 entities for construction of recursion. नंबर 1 है, ठीक है, there should be 3 entities for recursion, construction of recursion. नंबर 1 है आपके पास स्टार्टिंग वैल्यूज, उसके बाद नंबर 2 है स्टॉपिंग क्राइटेरिया, ठीक है, स्टॉपिंग वैल्यूज। और तीसरी जो चीज आपको चाहिए वो है रिकर्जन रिलेशन। अब ये 3 चीजों को मैं आपको समझाता हूँ, देखें मैं एक छोटा सा रिकर्जन लेके समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए बात। मैं मिसाल के तौर पे एक रिकर्जन लेता हूँ और मैं कहता हूँ देखो भाई ये Tn है, बहुत छोटा सा रिकर्जन है, Tn है और ये बराबर है Tn-1 और +1 के। ये एक रिकर्जन का रिलेशन मैंने बनाया। ये इस वक्त जो मैंने रिकर्जन रिलेशन बनाया किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया, ये समझाने के लिए बनाया। फ्यूचर में आपको ये रिकर्जन रिलेशन किसी पर्पस के लिए आप बनाएंगे। तो Tn इज इक्वल टू Tn-1 +1, ये एक रिकर्जन है। इसमें ये जो रिकर्जन बनाया है इस ये 3 एंटिटीज में से ये एंटिटी नंबर 3rd है, ये एंटिटी नंबर कौन सा है? 3rd। अब इस रिकर्जन को बनाने के बाद अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर रिकर्जन किसी काम की नहीं है। आपको इनिशियल कंडीशन यानी स्टार्टिंग क्राइटेरिया देना पड़ेगा। स्टार्टिंग क्राइटेरिया में आप कहेंगे कि मिसाल के तौर पर T0 जो है या T1 जो भी आपका स्टार्टिंग क्राइटेरिया है वो मिसाल के तौर पर 1.5 है। समझ आ रही बात है? आपने कह दिया जो स्टार्टिंग क्राइटेरिया है वो 1.5 है। एक मिनट देना मुझे जरा, मुझे कोई चीज बर्न हो रही है। असल में मैं ना कहीं और आया हूँ, घर में ना लाइट नहीं थी मेरा और यूपीएस भी बंद हो गया था। मैं एक मिनट देना मुझे जरा, चेक करूँ कोई चीज बर्न हो रही है। अच्छा ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये मेरा इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन इज स्टार्टिंग क्राइटेरिया व्हाटएवर, यानी आप बताते हैं कि बेसिकली ये होगा, ठीक है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे बेसिकली T5 की वैल्यू निकालनी है या T3 की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। अब देखें इन तीनों कंडीशन को देखें आपने कहा कि मेरे पास ये वाला पार्ट रिलेशन है, ये वाला पार्ट इनिशियल कंडीशन नंबर 1 है और ये वाला पार्ट जो है स्टॉपिंग क्राइटेरिया नंबर 2 है। ये 3 चीजें आपको दी गई हैं तो आपने अपने रिकर्जन को चलाना शुरू किया। कैसे चलाना शुरू किया? You need to find the value of T3 which is equivalent to T2 + 1। अगर कोई बात समझनी है पूछ लेना। यानी मैं इस रिकर्जन को लेके चला, जो रिकर्जन ऊपर लिखा हुआ है T3 जो है वो बराबर है T2 + 1। कैसे हुआ कि मुझे T3 की वैल्यू निकालनी थी, मैंने T3 यहाँ पे पुट किया, तो यकीनन रिकर्जन रिलेशन से क्या बनेगा यहाँ पे T2 और +1 अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास T2 की वैल्यू नहीं है, मेरे पास जो है वो T2 की वैल्यू
नहीं है। तो मैं इसको इससे पहले सॉल्व करने से पहले मैं कह दूंगा इसको कहीं होल्ड कर लो। देखो सुनना गौर से, इसको कहीं होल्ड कर लो क्योंकि मुझे T3 निकालने से पहले मुझे T2 निकालना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा हो? T2 निकालने के लिए हम इसी रिकर्जन को इस्तेमाल करेंगे जो दिया गया है आपको। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे T1 ठीक है +1, यानी अब आप जिस वैल्यू को निकाल रहे होते हैं उससे प्रीवियस वैल्यू आपको चाहिए। तो आपका T1 +1। आप कहेंगे यार ये भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास T1 की वैल्यू नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे आप। ठीक हो गया? फिर आप कहेंगे ऐसा करते हैं कि हम T1 निकाल लेते हैं। पहले T1 निकालने जा रहे हैं। T1 निकालने के लिए आपको T0 चाहिए, ठीक, और +1। आपने कहा अब ये अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया कि मेरे पास T0 की वैल्यू मालूम है। अब जरा सोचो, जो थोड़ी देर पहले कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कब तक चलेगा, तो अगर मेरे पास T0 ना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इस सवाल को सॉल्व कैसे करूंगा मैं? तो अब आपको इनिशियल आपने एक रिकर्जन बनाया और ये बताया ही नहीं कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी। अब आपने बता दिया है इनिशियल कंडीशन ये होगी, then you can basically put the value of these T0, then you can put the value of T1 and T2 and you can get the value of T3. So जब आप यहाँ पे पुट करेंगे T1 निकालने के लिए, T1 which is equal to 1.5 + 1, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, T 1.5 + 1 2.5। इसका मतलब है T1 की वैल्यू आ गई। अब आप इसको डायरेक्टली 3 में पुट नहीं करेंगे, यानी इस जगह पे नहीं पुट कर सकते, पहले आप इसको यहाँ पुट करेंगे। तो अब आपको रिवर्स जाना पड़ेगा और आप यहाँ पे कहेंगे कि मैं अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है मिल जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा T2 which is equal to, अब now you have the value of T1 is 2.5 and +1, so this would be 3.5। is it clear? अब आपके पास T2 की वैल्यू आ गई। क्या भाई, जब इनिशियल वैल्यू थी तो आपने सारी वैल्यू निकालना शुरू कर दी। नाउ यू विल पुट द बैक वैल्यू। अब आप इसको बैक में जाके पुट करेंगे तो जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो शायद आपको मिल जाए। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आंसर वो आ जाएगा T3 which is equal to T2। T2 की वैल्यू है 3.5 + 1 is equal to 4.5। समझ आती बात है? तो अब आप कहेंगे मेरा आंसर। अब जरा इसको जरा स्टैक के जमरे में दें, मैं अभी सवालात नहीं देख रहा। तो हुआ क्या होगा कि मैंने तो अपनी मैथमेटिक्स में तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया ना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन लगा दिया, ये इक्वेशन लगा दी, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। कंप्यूटर साइंस में क्या होता कि आप क्या करते, और आप देख रहे हैं कि जो सबसे लास्ट में इन हुआ था वो सबसे पहले सॉल्व हुआ है, उसके बाद ये सॉल्व हुआ। तो आपने क्या किया होगा, आपने कहा होगा कि भाई मुझे T3 निकालना है। उसने कहा T3 नहीं निकाल सकते, आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपने कहा T3 को स्टैक में रख दो, ठीक है। उसने कहा T3 क्यों नहीं निकाल सकते, इसलिए कि T2 निकालना है। उसने कहा T2 निकाल लो। उसने कहा T2 नहीं निकाल सकते, आपको पहले T1 निकालना पड़ेगा। तो T2 को स्टैक में रख लो। अब समझ में आ रही बात है? T2 को स्टैक में रख लो। उसके उसने कहा कि T2 निकालने के लिए स्टैक में रख दिया, तो क्या निकालना चाहिए, T1 निकाले। उसने कहा T1 नहीं निकाल सकते, क्यों, T0 चाहिए। तो आपने कहा T1 को स्टैक में रख लो। उसके बाद T0 आपको मालूम है, इसने कहा T0 की वैल्यू 1.5 है। उसके बाद जैसे ही ये वैल्यू आपको मिली, आपने बैक इंसर्शन करके अपनी फाइनल वैल्यू डाली। तो आपको याद नहीं रखना पड़ा कि मैंने किस तरतीब से किसको कहाँ पे रखा था, बल्कि बस आपने स्टैक में रखा और बाद में टॉप वैल्यू को पुश करते चले गए और सॉल्व करते चले गए। तो आपने कंसीडरेशन किस डेटा स्ट्रक्चर की आपने कंसीडरेशन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की है, ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये एक मैथमेटिकल विजन बता रहा हूँ मैं आपको रिकर्जन का, कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारा रिकर्जन कुछ इस तरह की शक्ल का होता है। सवाल देख लेता हूँ। आपने कहा G4 समझ में आ गया? ठीक है, गुड। नूर कह रहे हैं समझ में आ गया, बाकियों को भी समझ में आ रहा होगा। इज वेरी इजी। बस ये कि हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए कि समझे कैसे हम। अगर डायरेक्शन गलत होगी तो हम इसको समझ नहीं सकते। रिकर्जन को लोग मुश्किल कहते हैं, मुश्किल है, लेकिन हमें ये समझ आ जाए कि ये किस तरह से बेसिकली डील होता है जी। लेकिन हम रिकर्जन के लिए स्टैक बनाएंगे नहीं। नॉर्मली हम रिकर्जन के लिए, रिकर्जन जब हम कॉल करते हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनना गौर से, ये अच्छा सवाल है इनका, कि जब हम रिकर्जन का प्रोग्राम लिखेंगे, अपना कोड लिखेंगे, तो स्टैक बैकग्राउंड में कंपाइलर यूज करता है, हमें यहाँ पे खुद मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। तो ये समझाया जा रहा है कि रिकर्जन कॉल
जब होती है तो कंपाइलर उसको बेसिकली मेंटेन करता है खुद ही। तो वो मेंटेनेंस बेसिकली हम यहाँ सीख रहे हैं कि कंपाइलर कैसे मेंटेन करता है। अच्छा जी, मैं अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें, मैं अभी आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैथमेटिकल रिकर्जन पे हम जाते हैं, मैथमेटिकल रिकर्जन पे हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको याद होगा बैंक में होल्ड करना, जब हम कंपाउंड प्रॉफिट निकालने जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद होगा कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। कंपाउंड प्रॉफिट में इस तरह समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आपने बैंक में एक पैसा इन्वेस्ट किया। जरा डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं इसके मैथमेटिक्स पे आता हूँ और आपको बताता हूँ रिकर्जन से कैसे सॉल्व होगा ये। आपने कहा कि एक बैंक में आपने एक पैसा इन्वेस्ट किया। देखें, आप सोचते होंगे ना कि हमें कैसे पता चलेगा किसी किसी रिकर्जन का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। ये मैं समझाने जा रहा हूँ अभी आपको। आप बोलेंगे यार हमें कैसे समझ में आएगा किसी रिकर्जन को अगर हम खुद लिखते हैं तो एक तो लिखेंगे कैसे, किसी प्रॉब्लम का रिकर्जन हम कैसे लिखेंगे, दूसरा अगर लिख भी लेते हैं तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें। वो मैं सारा आपको एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम जो बात कर रहे हैं वो रियल एप्लीकेशन की बात है। आपने कहा कि एक कंपाउंड प्रॉफिट हमें पे वर्क करते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है वो समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, फिर इसके रिकर्जन भी निकालते हैं कि एक आदमी ने 1 लाख रुपीज जो है वो एक बैंक में इन्वेस्ट की। ठीक है, एक बैंक में 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। ये समझ में आ गई बात। उसको हर साल इस पैसे पे उसको हर साल इस पैसे पे 5% का या 10% का प्रॉफिट मिलता है। सही है, हर साल उसको 10% का प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट जो है ये कंपाउंड है। ये प्रॉफिट कंपाउंड क्या होता है अभी बता देता हूँ। अगर किसी को बैंककारी का नहीं पता तो वो मैं इसको बताता हूँ। अब ये बताइए, मैं 1 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किया है, और अगर मैंने आज 2020 में इन्वेस्ट किया है इसको, तो 2021 जब शुरू होगा तो हमारे बैंक में कितने पैसे होंगे। तो आप कहेंगे आपके बैंक में इस वाले का 10% प्रॉफिट ऐड होके इसके अंदर मौजूद होंगे, और 1 लाख का 10% एक कितना होगा 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। तो 10,000 रुपए जो है वो मजीद ऐड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपने कहा कि ये इस वक्त इसका अमाउंट जो होगा वो 110, ठीक है, 0 एंड 0, ये अमाउंट आपके पास 2021 में होगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था। हाँ, देखें कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। जैसे आपने कहा कि एक अमाउंट आपने बैंक में इन्वेस्ट की 2020 में, शुरू में की जब भी की, और आपने जो है इन्वेस्ट करने के बाद किस प्रॉफिट से की, 10% के प्रॉफिट से। प्रॉफिट है कितना 10% का, यानी 1 लाख पे 10% का प्रॉफिट मिलेगा। कब मिलेगा, 1 साल गुजरने के बाद, 2021 में मिल जाएगा। सवाल ये है कि जब 2021 में आप खड़े होंगे तो आपके बैंक में कितना पैसा होगा। तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए तो ये होगा, और साथ में 10% का मजीद प्रॉफिट इसके अंदर होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। जो अमाउंट होता है, जैसे 1 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/100 से, यानी जो रेट होता है उसका परसेंटेज खोल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कहते हैं ये दो एलिमेंट से कट जाएंगे, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो जो एलिमेंट आएगा वो आपके पास, एक और सुनिए कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। यानी ये जो चीज आई है ये प्रॉफिट आई है, इतना प्रॉफिट मिला है आपको। बैंक में कितने पैसे होंगे, बैंक में ऑलरेडी 1 लाख रुपए मौजूद थे, तो आपके पास अब कितने पैसे हो जाएंगे बैंक में, आप कहेंगे 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। अभी कंपाउंड में का वर्ड आगे यूज होगा। उसके बाद जब आप यहाँ से, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, जब यहाँ से आप 2022 में खड़े होंगे, 2022 में 2000
एक मिनट की जगह। अच्छा जी, अच्छा मैं सवालात देख लूँ, एक सवाल आया हुआ है शायद वो सब क्लियर है, गुड। अच्छा अब आपने कहा कि 2022 में हम खड़े होंगे, 2022 में हम खड़े होंगे, तो अब आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, अब आपको प्रॉफिट मिलेगा जो आपने, आपके पास जो अमाउंट इस वक्त करंट है इस पे मिलेगा। तो यानी अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 1140 पे होगा, 1140 पे होगा। समझ में आई बात है? तो इस तरह से ये बेसिकली प्रॉफिट इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट वही है 10/100। तो अब आपका प्रॉफिट जो है वो यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे एक नया प्रॉफिट आ जाएगा या नया अमाउंट आ जाएगा जिसमें आपका इस तरह से कि आगे बढ़ता रहेगा। अब जरा रिकर्जन को देखिएगा क्या है, आप जरा मैथमेटिकल रिकर्जन को सोचें कि आप जब 2022 को सॉल्व कर रहे हैं जो कि करंट वैल्यू है, तो आपको प्रीवियस अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी, आपको बताई थी, क्या डेफिनेशन है कि करंट वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रीवियस अमाउंट की जरूरत पड़े, प्रीवियस वैल्यू की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, 2022 की वैल्यू निकालने के लिए 2021 का अमाउंट आपको चाहिए, और 2023 पे अगर आप खड़ेंगे, 2023 पे अगर आप खड़े हैं और यहाँ का अमाउंट निकालना है, तो ये नीड बेसिकली 2022 का आपको रिजल्ट जो है वो यानी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू की जब जरूरत पड़े तो इट इज कॉल्ड बेसिकली रिकर्जन, बट इन मैथमेटिकल फॉर्मेट। मैथमेटिकल फॉर्मेट में ये रिकर्जन कहलाता है। ये क्लियर हो गई बात? ये तो हो गया कंपाउंड प्रॉफिट। अगर हम इसका रिकर्जन बनाते हैं, जी और इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपका जब करंट 1 लाख पे आप देंगे तो 10,000 होगा, लेकिन 1,10,000 पे जब आप प्रॉफिट देंगे तो यकीनन वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी कंपाउंड प्रॉफिट का यही एडवांटेज होता है। एक प्रॉफिट होता है सिंपल प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट हमेशा आपके आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे होता है, वो निकालना आसान होता है। उसमें आपको किसी भी साल का निकालना हो तो प्रीवियस वाले की वैल्यू नहीं निकालनी होती, सिंपल सिंपल प्रॉफिट कहलाता है वो। यानी आप कह रहे हैं कि मैं 2023 में खड़ा हूं, मेरे पास कितना अमाउंट होगा, तो आपको इसका और इसके अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं है। सिंपल में सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टेड अमाउंट से ही वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। समझ आई बात है? लेकिन अगर कंपाउंड प्रॉफिट होता है तो जो इस वक्त करंट अमाउंट होता है जो कि यकीनन चेंज होकर ज्यादा हो चुका होता है, वो उस अमाउंट पे आप प्रॉफिट निकाल के फिर अपने प्रीवियस अमाउंट में ऐड कर देते हैं जो करंट अमाउंट है। ठीक है? अच्छा सर एक बात समझ नहीं आई सर, फिर फॉर्मूला में 1 क्यों है? कहाँ है फॉर्मूला में 1? तो मैंने कहीं नहीं लिखा, यहाँ पे फॉर्मूले में 1 कहाँ लिखा है मैंने बेटा? वो भाई ये तो पिछला फॉर्मूला था, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, वो तो समझाया था खाली। अब ये नया टॉपिक समझा रहा हूँ रिकर्जन का। हर प्रॉब्लम का अलग रिकर्जन होता है, हर प्रॉब्लम का अलग रिकर्जन होता है। तो ये रिकर्जन जो है बोलो बोलो। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जो हमारे पास करंट प्रॉफिट आया है वो हम पिछली वैल्यू में ऐड करेंगे। मैं अभी फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ ना, अभी आप देखना फॉर्मूला, थोड़ा सा इंतजार करो, फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आप उसको देखना। ठीक है? फॉर्मूला देखो बेटा, देखो आप कहेंगे करंट वैल्यू, देखिएगा मैं एक एक चीज लिखूंगा मैं आपके लिए, विच इज इक्वल टू, ठीक है, करंट वैल्यू निकालना है तो विच इज इक्वल टू
प्रीवियस वैल्यू प्लस प्रॉफिट ऑन प्रीवियस वैल्यू। ये मैं कंपाउंड प्रॉफिट के इशू को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस 1 किया था वो तो बेसिकली ऐसी समझाने के लिए लिख दिया था, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी जो कर रहा हूँ ये कंपाउंड प्रॉफिट के इशू को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला नजर आता है, ये बेसिकली कंपाउंड प्रॉफिट का बेसिकली इशू है और जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मेरे ख्याल है समझ में तो आ रहा होगा ये फॉर्मूला, कि आप अगर करंट वैल्यू यानी 2003 पे आप चाहते हैं कि मैं 2003 का अमाउंट मालूम कर लूं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस अमाउंट होना चाहिए और प्रीवियस अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट का पता होना चाहिए। मैं इसको लिखता हूं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे देखिएगा 2020 में मैं खड़ा था और 2021 का मुझे बताओ कि मेरे पास कितना पैसा होगा बैंक में। तो आप कहेंगे कि इसके लिए मुझे 2020 का यानी 2020 का अमाउंट पता हो और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्रॉफिट ऑफ 2020। तो आप कहेंगे प्रॉफिट ऑफ 2020 कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैथमेटिक्स बताता है, मल्टीप्लाई बाय, यानी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कितना परसेंट है, 10%। ये फॉर्मूला है बेसिकली। अभी फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमें 10% का प्रॉफिट मिलने के बाद प्रीवियस अमाउंट में ऐड होने के बाद 2021 में कितना अमाउंट होगा वो पता चल जाएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि आप 2025 का यानी 2025 का अमाउंट बताएं कितना होगा, तो आप कहेंगे 2025 का अमाउंट निकालने के लिए T2024 सही है प्लस, और उसके बाद यानी प्रीवियस का मतलब क्या हो रहा है कि 25 का मतलब है 24वें साल का, 2024 का आपके पास अमाउंट हो और इसी